नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के 3rd लेसन पर आज हम हैं, जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वेलिटी। अब हम समानता की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। जब हम समानता की अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो समानता का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना या असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करना या असमान बर्ताव करना। इसको और भी विस्तारित रूप में हम जान पाएंगे। चलिए अध्याय स्टार्ट करते हैं। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में हमने पढ़ा था इससे पहले स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता को भी एक मूल्य के रूप में संविधान में दर्ज किया गया है और समानता को भी एक मूल्य के रूप में संविधान में दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए हम निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से सवाल हैं? बहुत ही रोचक सवाल है, आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। जैसे समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। यानी सबसे पहले हम जान पाएंगे समानता क्या है और फिर हम क्या जानेंगे कि इसे नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में क्यों सोचें। सेकंड है, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? नहीं। हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम मतलब सबसे कम कैसे कर सकते हैं। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना कुछ और मुख्य विचारधाराओं से होगा, जैसे कि समाजवाद से, मार्क्सवाद से, उदारवाद से और नारीवाद से। समाजवाद है जिनके केंद्र में समाज है, ठीक है। इस विचारधारा में हम व्यक्ति को महत्व नहीं देते बल्कि समाजवादी समाज को साथ में लेकर चलते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का जो सिद्धांत है वो भी समानता से ही जुड़ा हुआ है। उदारवाद जो विचारधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत विचारधारा है और नारीवाद एक उदारवादी विचारधारा ही है जिसमें नारी के महत्व, नारी की समानता के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो वह नारी के अस्तित्व के बारे में कुछ प्रश्न उठाते हैं कि नारी का जो अस्तित्व है कि किस तरीके से पुरुष वर्ग ने या पितृसत्तावाद में नारी का अस्तित्व धुंधला हो गया है, तो उसके बारे में वह चर्चा करते हैं और उनको सही स्थिति समाज में दिलाना चाहते हैं। तो इन समय की कुछ खास विचारधाराओं को हम जान पाएंगे। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ कर पढ़ सकें, उसे समझ सकें, उसे जान सकें कि जो असमानता है उसकी प्रकृति क्या है। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह समानता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिए गए हैं। अब हम यह समझें कि समानता क्या है। इससे पहले हमें यह भी जानना होगा समानता महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कई बार अपने घर में, स्कूल में, कई परिस्थितियों में समानता को अनुभव किया होगा और कई बार असमानता का भी स्वाद चखा होगा। तो अब देखते हैं समानता महत्वपूर्ण क्यों है। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। किसको? मानव समाज को। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। समाविष्ट का मतलब उसमें समाई हुई है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के सम्मान महत्व की घोषणा करता है। यानी हम कहते हैं ना, ईश्वर की नज़र में सभी समान हैं और व्यक्ति भी यह बार बार बोलता है कि उसके लिए सभी धर्म समान है ना।
तो सभी जब हम समानता की बात करते हैं तो हम उनके नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, हम उनके आदर्श की बात करते हैं, ठीक है, उन आस्थाओं की बात करते हैं जो आपस में समानता रखते हैं। आपने यह कथन भी कई बार सुना होगा, या आपने जब हम बोलते हैं कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना, यानी कि कोई भी मजहब ऐसा नहीं है ना जो आपस में हमें बैर रखना सिखा रहा हो, सभी शांति का, अमन का, प्यार का संदेश देते हैं। तो वह सभी मनुष्यों को समान समझते हैं और हम भी सभी धर्मों की शिक्षाओं में समानता देखते हैं। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश और राष्ट्रीयता के फ़र्क के बाद भी साझेदार होते हैं। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक आदर्श में हम देखते हैं समानता की बात की जा रही है, हमारे संविधान में समानता को अपनाया गया, और ये किस तरीके से, चाहे मनुष्य का कोई भी रंग हो, कोई भी लिंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी वंश से हो, कोई भी राष्ट्रीयता हो, एक मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाएगा, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है। साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आप सभी को पता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सार्वभौम मानवाधिकार का मतलब क्या है? मानवाधिकार, एक मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, और सार्वभौम का मतलब है पूरी भूमि पर, संपूर्ण भूमि पर, यानी कि सारे संसार में मानव, चाहे वह इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, या ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, एक मानव होने के नाते उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, और मानवता के प्रति अपराध किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसी धारणाएं पीछे रहती हैं किसके? जो हमारा समानता का आदर्श है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत और विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। जब हम पद में अंतर देखते हैं तो वहाँ पर हमें हायरार्की देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि जो ऊंचे पद पर होते हैं, एकदम टॉप पर होते हैं, उनको विशेषाधिकार अधिक मिलेंगे, उनकी हैसियत अधिक होगी, उनके पास धन अधिक होगा। लेकिन जो पद में नीचे होते हैं उनके विशेषाधिकार उसी क्रम में कम होते जाते हैं। तो हमें वहाँ पर असमानता देखने को मिलती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बताया गया है आधुनिक काल, यानी कि हम वर्तमान में देखते हैं। जब हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं तो हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से सभी मनुष्यों की समानता के लिए हम देखते हैं कि लोग राजसत्ता के भी खिलाफ हुए, उन्होंने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्ष किया, एकजुट हुए और उन्होंने समानता के नारे लगाए। हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति, सभी को पता होगी, 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में किस तरीके से जो भूसामंती थे, भूसामंती जो जिनको मतलब कि कुछ अधिकार दिए गए थे राजशाही के द्वारा, और कुछ अभिजन वर्ग भी थे वहाँ पर, ठीक है, जिसे एलीट वर्ग कहा जाता है, एलीट क्लास कहा जाता है, अमीर वर्ग कहा जा सकता है। और जो वहाँ की राजशाही थी, ठीक है, तो उसके खिलाफ विद्रोह के दौरान हम कौन कौन से नारों को देखते हैं? तो एक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। वो स्वतंत्रता चाहते थे इन सभी से, भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही से। वो समानता चाहते थे कि उनके साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाए। वो भाईचारा चाहते थे। तो उन्होंने अपने क्रांति में इन नारों का सहारा लिया। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी। सेम यही लाइन हमने
स्वतंत्रता वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी और समानता में भी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान हमने समानता की मांग को भी उठाया और उसी टाइम स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट भी आता है, तभी स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी। यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है या फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता, जैसे कि महिलाएं हो सकती हैं उसमें, और दलितों को माना गया। अब यहाँ पर एक बात कही गई है जिसमें यह बच्चा कह रहा है कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि असमानता हमें अलग अलग परिस्थितियों में, अभी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हैसियत होती है, पद होता है, वहाँ पर हमें असमानता विशेषाधिकारों के आधार पर दिखाई देती है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है। ज़्यादातर देश जो हैं वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र जैसे आदर्शों को अपनाए हुए हैं, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में शामिल किया गया। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नज़र आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से एक और आलीशान आवास हैं, दूसरी ओर झोपड़पट्टियाँ भी देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस स्कूल भी हैं, दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि एसी जो क्लासेस हैं उसके साथ साथ ना तो पेयजल की सुविधा है, ना ही शौचालयों की सुविधा है। एक तरफ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति भोजन की इतनी बर्बादी कर रहा है, वह भूख से ज़्यादा अपने प्लेट में खाना सजाता है और भूख से ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, और फिर भी प्लेट में खाना बच जाता है तो वह डस्टबिन में उठाकर फेंक देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरे दिन अपने भोजन के लिए संघर्ष करता है, लास्ट में जब उसकी थाली में जो भोजन आता है वह ना तो उसकी भूख को भरने के लिए पर्याप्त है और ना ही उसकी थाली में रखा भोजन, मतलब वह इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह अपने आप को संतुष्ट कर सके, तो फेंकने का सवाल ही नहीं उठता, यानी इतना कम भोजन है उसकी थाली में। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से असमानताएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उसके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि कानून की नज़र में सब कुछ समान है ना, यानी कि अगर अपराधी कोई भी हो, अपराधी ने अपराध किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन कई बार हम अपराधियों को ऐसे ही खुलेआम घूमते हुए देखते हैं। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब हमें इनको एक बार पढ़कर देखना है क्या आंकड़े हैं। ये आंकड़े एक्चुअल में विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं जिस पर हम ध्यान देंगे। अब देखो, सबसे पहला आंकड़ा क्या है। एक तरफ तो हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी है, यानी एक तरफ तो ये दिखाया गया है कि 50 सबसे अधिक अमीर आदमी हैं जिनके सामूहिक आमदनी लगा लो या उनकी इनकम लगा लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी है, यानी एक तरफ 50 व्यक्ति, कुल 50, ओनली 50, और दूसरी ओर कितना है, 40 करोड़ है, 40 करोड़ लोगों की आमदनी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से 50 सबसे अमीर आदमियों की जो कमाई होगी वो यहाँ पर ज़्यादा बताई गई है, किसकी तुलना में 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की अगर हम आमदनी जोड़ दें तब भी वो उनके इक्वल नहीं आती। दूसरी ओर दुनिया के 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा, यानी 40% गरीब जनसंख्या पूरे विश्व की लगा लो, कितना है, केवल 5% है। जबकि दूसरी ओर 10% अमीर लोग दुनिया की आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं, कितने परसेंट, 54%। तो देखो यहाँ पर कितनी बड़ी असमानता दिखाई गई है। उसके बाद है पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देश। अगड़े का मतलब है जो आगे हैं,
ठीक है, जो डेवलप्ड हैं, जो बहुत विकसित हो चुके हैं, ऐसे औद्योगिक देश दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है वहाँ पे कुल। लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं। कितने परसेंट? 86% उद्योग है और आबादी कितनी है? कुल 25%। दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ नहीं कर रहे, वो मिसयूज़ कर रहे हैं उस ऊर्जा का। ठीक है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अगड़े औद्योगिक देश है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, वो कितनी ज़्यादा मात्रा में चाहे पानी है, ऊर्जा है, लोहा है, इस्पात है, कागज है, इन सब चीज़ों का उपभोग करती है। नेक्स्ट है गर्भावस्था से जुड़े मामलों में मरने का खतरा नाइजीरिया में तो 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा में जब हम देखते हैं, देखो वहाँ पर वहाँ की जो स्वास्थ्य है लोगों का वो कितना अच्छा है, इस हिसाब से कि वहाँ पर 8700 में से 1 मामला आ रहा है और नाइजीरिया में हम देखते हैं तो 18 में से 1 है। नेक्स्ट है ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन कौन कौन से हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और गैस हो गई। इनके जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें से पहले दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा कितना है? 2/3 यानी 2/3 है, यानी 3 में से 2 हिस्सा तो यहीं पर है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसेज है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर इसीलिए अब कहाँ पर ले जा रहे हैं? विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। तो अभी हमने ऊपर जो भी पढ़ा वो हमने देखा कि किस तरीके से संसार में कितनी असमानता है। अब हम भारत में असमानता की बात करते हैं। तो भारत में असमानता देखो किस आधार पर है। यहाँ पर 2011 के आंकड़े दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये बताया गया है कि जो घरेलू संपदा है और सुविधाएं हैं, तो उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाना, ये सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जैसे बिजली का कनेक्शन है, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन है, मकान में स्नानागार है, स्नानाघर है, टेलीविज़न है, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण में हमें इन सब की संख्या कम देखने को मिलती है, परसेंटेज कम मिलता है, और वहीं शहरी परिवारों में इनका परसेंटेज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी किस दिखाया गया है कि शहर क्योंकि गांव से डेवलप होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन गांव में उतनी फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन संपदा, अवसर, कार्य स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। जब हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं तो हमें एक खाई के रूप में अंतर देखने को मिलता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शांति से अशांति की ओर हम तभी जाते हैं जब समानता नहीं होती है, ठीक है। क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? तो कई बार होता है ऐसा। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। कैसे सवालों ने? जो यह हम ऊपर पढ़कर आए हैं। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का के क्या निहितार्थ है।
जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। निहितार्थ का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन सा अर्थ निहित है समानता में। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ठीक है? यानी उसके योग्य परिस्थितियाँ होनी चाहिए। जैसी परिस्थितियाँ होंगी, हमारा व्यवहार भी उसी के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। अब समानता क्या है, हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों पर एक बार दोबारा से गौर करें। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।